नमस्कार, आदाब, खैर मकदम है, स्वागत है आप सभी का एक मर्तबा फिर से हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, जैसे कि लाइफ हमारी पटरी पर आ गई है तो हम ये कहीं ना कहीं भूल ही गए हैं कि कोविड भी आया था, लेकिन ये हमें भूलना नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क लगा के रखना है और साथ ही अपने बच्चों को भी मास्क लगवाना है और वक्तन फवक्तन उनके हाथ भी धुलवाते रहना है। नाजरीन, वो दौर जब घर की महिलाओं को, खवातीन को घर की ही चार दीवारी और उसकी दहलीज तक महदूद कर दिया जाता था। उस दौर में अपनी उस दहलीज को पार किया और दहलीज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया एक ऐसी ही बहादुर खातून ने। जी हाँ, आज बात करेंगे हम फातिमा बीबी के बारे में। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें अपना ये मकाम हासिल करने के लिए और कैसे वो बनी हिंदुस्तान की पहली महिला खातून जज। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और दिखाते हैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी। सपने देखना एक आम सी बात है, हर इंसान देखता है, लेकिन उन सपनों में हकीकत के रंग भरना आम बात नहीं है। एम फातिमा बीबी ने मुल्क की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनकर न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया, बल्कि अपने संघर्ष को एक मिसाल बनाकर दूसरी खवातीन के लिए इस पेशे का दरवाजा खोल दिया। वकालत, जिसे मर्दों का पेशा माना जाता था, वहीं इस प्रोफेशन को चुनकर फातिमा बीबी ने न जाने कितनी मुश्किलात को पार किया। केरला में पैदा हुई फातिमा बीबी ने त्रिवेंद्रम के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। साल 1950 में बार काउंसिल के इम्तिहानात में इन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर कई साल तक लॉ की प्रैक्टिस की। इसके बाद जज बनने के लिए इम्तिहान दिया, इम्तिहान पास भी किया और जज भी बनी। केरला में मुंसिफ के तौर पर फाइज हुई एम फातिमा बीबी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंची और केरल हाई कोर्ट में जज की कुर्सी संभालकर तारीख कायम की। बताते चले कि एम फातिमा बीबी तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं। फातिमा बीबी के इस जज्बे को देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। वाकई नाज़रीन, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर हम सभी को एक सबक मिलता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक मर्तबा फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे किरण जी से। इसके बाद जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में कुछ और बातें और हमेशा की तरह आखिर में हम ले चलेंगे आपको आपके ही किचन में। नाजरीन, पिछली दफा हमने किरण जी से बात की थी सेल्फ डिफेंस के बारे में। आज फिर हम उनसे रूबरू हैं कुछ और बातें करने के लिए। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है एक मरतबा फिर से हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। अच्छा किरण जी, अक्सर क्या होता है ना कि माँ बाप ये सोच रहती है वो अपनी बच्चियों को टीचिंग में या फिर डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पसंद करते हैं इन लाइंस को। लेकिन अगर पुलिस की लाइन की बात की जाए तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, जाहिर सी बात है। इसमें भेजते हुए थोड़ा सा हिचकते हैं, तो ये जो सोच है इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल रही है। और पहले ज़्यादातर जो माँ बाप होते थे वो सोचते थे हमारी जो बेटी है वो टीचर बन जाए या किसी बैंक में काम करे, 9 बजे जाए और शाम के 2, 3, 4, 5 बजे तक वापस आ जाए। मगर क्योंकि पुलिस जॉब 24 आवर्स की होती है, इसमें दिन रात की नौकरी होती है, तो इसलिए माँ बाप थोड़ा झिझकते थे। मगर मैं आपको बता दूं कि आज बहुत चेंज आ चुका है। आज की जो लड़कियां हैं वो इस जॉब में जाना चाहती हैं, आईपीएस बनना चाहती हैं। इवन देन लोग जो और तरह की तैयारी करने के बाद भी दिल्ली पुलिस में या किसी भी फोर्स में जाना पसंद करती हैं। और क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसमें क्राइम से रिलेटेड जो है उनको सामना करना पड़ता है और एक एनर्जेटिक रहता है कि हम किस तरह से पब्लिक के साथ न्याय कर सकें। तो मेरे हिसाब से जो पुलिस की जॉब है वो बहुत चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती है, हमें बताती है कि हम किस तरह से अवेयर रहें, कानून कहाँ हमारा पालन कर रहा है, कानून को हमने किस तरह से यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना। तो पुलिस की जॉब तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
किरण जी, अगर बात की जाए फैमिली लाइफ की, जाहिर सी बात है कि आपकी जॉब बहुत चैलेंजिंग है, दिन रात का कुछ होश नहीं रहता, कभी भी आप ड्यूटी पर जा सकती हैं, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। ऐसे में आप अपनी फैमिली लाइफ को कैसे डील करती हैं, कैसे कोप अप करती हैं? पहला तो मैं अपने आप को मेंटली बिल्कुल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है कि जिस तरह की मेरी जॉब है मैं उसके साथ सही न्याय कर सकूं। तो मुझे मालूम है कि आज मैं 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक महिला ऑफिसर की ज़रूरत है तो मैं बिना हिचक के वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहाँ पे एक महिला को मेरी ज़रूरत है, एक पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। नेचुरल है, फैमिली सफ़र करती है, फैमिली को ये पता है कि आज हमने कहीं बाहर जाना है या कोई घरेलू फंक्शन है, या घर में कई बार हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं तो हमें उनको छोड़कर समाज में उन लड़कियों के साथ रहना है जिनके साथ अपराध हुआ है। तो अपने परिवार को तो हम समझाते ही हैं और उनकी पढ़ाई भी सफ़र करती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पुलिस की वुमेन्स हैं उनको कई कितना घंटे अपने परिवारों से जब दूर रहना पड़ता है तो जो परिवार के सदस्य हैं उनकी जो कमियां हैं उनको सही टाइम पे पूरा नहीं किया जा सकता। तो जॉब में ये सब तो झेलना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसे में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कितना सपोर्ट रहता है आपको? सपोर्ट तो रहता है, तभी तो हम इतनी अच्छी तरह से जॉब को कर पाते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने हमारे साथ कोई प्रोग्राम बना रखा हो और इमीडिएटली हमें जॉब में बुला लिया जाए या अपनी ड्यूटी हमारी बढ़ गई है तो उन समय उनका मन तो क्या नाम है उदास हो जाता है, बट वो समझते हैं कि हमारी पहले ड्यूटी है और उसके बाद फैमिली है। अच्छा, आपको जैसे कि लेडी सिंघम के खिताब से नवाजा जा चुका है जी, तो आपको कोई और भी इनामात मिले हैं एजाज़ात? उनके बारे में बताइए। जी, लेडी सिंघम तो मुझे आप सभी लोगों ने नाम दिया जब मैंने एक दिव्यांग बच्ची को गुंडों से बचाया था। अच्छा। और क्योंकि मैं अपने दिल्ली पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ और अब तक मैं 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जिसमें हज़ारों लड़कियों ने हमारे पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब के सामने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। क्योंकि मैं कई सालों से बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन सेफ्टी का काम कर रही हूँ। तो मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है और इसके अलावा मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिल चुका है और ऐसी कई सम्मानित चीज़ों से मुझे सम्मान मिला हुआ है। ये मेरे को मोटिवेट करता है। जब जैसे दिल्ली वुमेन कमीशन जो उन्होंने जब पहला ये अवार्ड एक सेंक्शन किया था 8 मार्च के लिए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो जितने भी अवार्ड मिलते हैं तो ये अवार्ड मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे अगले दिन के लिए तैयार करते हैं कि जो मुझे सम्मान, मुझे विश्वास समाज ने मेरे पे किया है तो मैं उस पर सही खरी उतरूं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है, चाहे मैं अपने जो इन्वेस्टिगेशन में रेप केसेस और पॉक्सो केसेस के जो यौन शोषण से संबंधित केसेस हैं उनको सही न्याय दूं और उन बच्चियों की काउंसलिंग सही से करके जिस राह से वो भटक चुकी हैं उनको वापस मैं एक राह दिखा सकूं। किरण जी, आखिर में यही जानना चाहेंगे कि आपका उन माँ बाप के लिए क्या पैगाम है जो अपनी बच्चियों को इस तरह की चैलेंजिंग जॉब्स में भेजने से हिचकिचाते हैं? देखिए, हर माता पिता ये चाहते हैं कि जो हम नहीं बन सके वो हमारे बच्चे बने। मैं उनको एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले मोरल एजुकेशन जरूर सिखाएं। संस्कार, हाँ, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, बट खासतौर लड़कियों के इसलिए कि अगर लड़कियां स्ट्रांग होंगी तो वो नेचुरल एक लक्ष्य की तरफ जरूर जाएंगी। और जो लड़कियां अपना किसी भी जॉब में जाएं उसमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना के रखें, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस जॉब में जा रही हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जिस भी जॉब में भेजें या पुलिस में भेजें
उनको स्ट्रांगली पहले गाइड करें और उस जॉब के बारे में उनको तैयारी करवाएं और ये नहीं सोचे चलो एक जॉब मिल गया, अगर उससे आगे भी बच्चियां बढ़ना चाहती हैं तो उनको आगे मौका आने दें। और ख़ास तौर पे माँ बाप को मैं चाहती हूँ कि वो हर लड़की को अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाएं। देखिए, हम बात करते हैं बराबरी की, मर्दों से शाना बशाना खड़े होने की, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चैलेंजेस, जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं, उनसे कतराते भी हैं। बहुत ज़रूरत है आजकल के माँ बाप को ये समझने की कि हम अपनी बच्चियों को ऐसी जॉब्स में भेजना पसंद करें, उन्हें मोटिवेट करें। देखिए क्या है ना कि भीड़ में तो सभी होते हैं, लेकिन भीड़ से जुदा होकर चलना, उसमें मजेदारी है। बिल्कुल। और अगर जिस तरह से एक छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल में छोड़कर आते हैं, उंगली पकड़ के पहले दिन छोड़ते हैं ना, वैसे ही ताउम्र अपने बच्चे की एक उंगली पकड़ के रखे और उनके कदम ब कदम मिलाते हुए उनको उस राह तक लेकर जाए जहाँ तक बच्चा जाना चाहता है। और लड़कियों को मेरे हिसाब से चैलेंजिंग जॉब में, फोर्स में भेजें। जब फोर्स में लड़की दुश्मन को या किसी को काबू करती है ना, तो वो गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है। और यही नहीं कि जो काम आदमी कर सकते हैं लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। आज लड़कियां पायलट हैं, आज लड़कियां आईपीएस हैं, आज लड़कियां डॉक्टर हैं, पर्वतारोहण पे जा रही हैं और लड़कियों ने हर फील्ड में नाम कमाया है। तो इसलिए लड़कियों को मैं सोचती हूँ कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक लड़की कहीं से भी किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम ख़वातीन घर की जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं अपना वजूद खो सा देती हैं और अक्सर हम फर्स्ट अलार्म जो बीमारियों का होता है वो भी नहीं पहचान पाती। हमारे अंदर क्या मर्ज पनप रहा है इससे भी अनजान रहती हैं। एक मरतबा फिर से हम आ गए हैं मधु जी के पास और उनसे जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। आपका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मधु जी, पिछली दफ़ा भी आपने हमें फर्स्ट एड से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ दी थी। आज फिर हम कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं जी। सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम ख़वातीन बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, जो घर के दूसरे लोग हैं उनकी जिम्मेदारियों में इतनी मतलब मसरूफ़ हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि बीपी है, जैसे शुगर है, ये फर्स्ट अलार्म भी होता है लेकिन हम पहचान नहीं पाती हैं और हम इन इमराज की शिकार हो जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट एड कैसे कारगर है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आजकल ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हो गई है बीपी एंड शुगर की, और हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई होता ही है जिसको बीपी एंड शुगर की प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हम अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर एक्चुअली ये है क्या? तो ब्लड में जो शुगर का कंसंट्रेशंस होता है, इट डिपेंड्स कि अगर नॉर्मल है तो उसकी क्या रेंज होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। अगर उसको लो शुगर है तो क्या होता है, और हाई शुगर है तो क्या ब्लड में उसका शुगर का रेंज होता है। तो जनरली फास्टिंग में, मेडिकली साइंस में हम कंसिडर्ड करते हैं कि अगर 100 से कम है अगर ब्लड शुगर का कंसंट्रेशंस, तो वो फास्टिंग में नॉर्मल माना जाता है। जब हाई शुगर की बात करते हैं तो हाई शुगर में जो कंसंट्रेशन होता है वो मोर देन 140 mg पर डेसीलीटर हो जाता है। तो अगर हाई शुगर हो जाता है तो जनरली हाई शुगर में हमें क्या होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ इस समय इस पर्टिकुलर पेशेंट्स का शुगर लेवल हाई है। तो जैसे उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार यूरिनेशन के लिए फीलिंग होती है, और जब बंदा इतना खा रहा होता है पेशेंट, उसके बाद भी उसका सडन बॉडी वेट लॉस होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वो हमेशा लिथार्जिक कंडीशंस में होता है। तो ये हाई जो शुगर होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं हम इसको, इसमें सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि हाई शुगर में एक तो हमें मील को कंट्रोल करना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट वाली मील नहीं लेनी है। जिस भी पेशेंट के साथ ये शुगर का इशू है उसको अपने एक चार्ट बना के रखना चाहिए, और फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो। उसको अपनी डेली की रूटीन में एक्सरसाइज और मेडिटेशंस ये कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा वो अपने मील्स को ही कंट्रोल कर सकते, ज़्यादा ऑयली खाना ना खाए। प्लस जैसे हमारी बॉडी में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ABC, और ABC मीन्स A1C, जिससे कि हम 3 मंथ्स का ब्लड शुगर कंसंट्रेशन हमें पता चल जाता है। तो जिन भी पेशेंट्स को ये है उनको एवरी 3 मंथ्स अपना ये डिटर्मिनेशन करवाना चाहिए, अपना ये पैथोलॉजी लैब में जाके कंसंट्रेशन चेक कराते रहना चाहिए।
बी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो उनको ब्लड प्रेशर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि शुगर और बीपी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड बीमारियां हैं। तो बिल्कुल। अक्सर जैसे होता है ना, जिनको शुगर होता है उनको बीपी का इशू हो ही जाता है। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं HDL, और जो खराब होता है, बुरा होता है, उसको बोलते हैं LDL। तो हमें उस तरीके के खाने पीने को ध्यान देना चाहिए जिससे हम अपने बॉडी में HDL को बढ़ा सके और LDL को कम कर सकें। तो हाइपरग्लाइसीमिया में तो ये होता है। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया। जब क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में जब शुगर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, लेस देन 70 mg/dl हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक टाइप की चीज़ हो जाती है। इसमें बंदा उसमें कोमा में भी जा सकता है, शॉक में भी जा सकता है, तो ये ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके केसेस में अगर हमें ऐसे लगता है कि जैसे सबसे पहले तो स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, इस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, बंदा उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है, ब्लड विजन हो जाता है, इम्पेयर्ड स्पीच हो जाती है, कॉन्शियसनेस मीन्स हम कहें ना, कॉन्शियसनेस चली जाती है। तो इस केस में सबसे पहले तो उसको ग्लूकोज की टैबलेट्स जो आती है 3 to 4-5 टैबलेट्स, जो कैंडीज होती है शुगर वाली, क्योंकि हमें सडन ना ग्लूकोज का लेवल अप करना है। इसके अलावा हम उसको जैसे कुछ भी मीठा खिला सकते हैं जो घरों में जनरली रखा होता है, कुछ भी नहीं है तो शुगर पानी के साथ दे सकते हैं। तो हमें इस तरीके की चीज़ों में हम अपना हाइपोग्लाइसीमिया को, किसी भी फैमिली मेम्बर्स की हाइपोग्लाइसीमिया को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों से, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती है, और इससे आपके डेथ के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज पेशेंट शॉक में जाता है और फिर कोमा में भी जा सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मधु जी, ये तो हुई शुगर की बात। अब अचानक अगर देखिए बीपी बढ़ जाए तो फिर क्या किया जाए इसे कंट्रोल करने के लिए? जी, कि शुगर और बीपी कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, और बाकी में मेडिकली अगर हम इसको देख लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिंक्ड होते हैं। तो बीपी के केस में बीपी, सबसे पहले में बीपी जानना जरूरी है। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जो भी हमारा हार्ट, सब जानते हैं कि हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, तो जिस भी प्रेशर से वो हार्ट वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड भेजता है, जिन भी आर्टरीज के थ्रू, वो उस समय जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जनरली अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में बात करें तो ये 120/80 होता है। 120 होता है अपर लेवल का, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक जो होता है वो लोअर लेवल होता है 80 mm/Hg। तो ये हमारा ब्लड का नॉर्मल होता है। अगर किसी में नॉर्मल है बीपी, इसको हम कंसीडर नॉर्मल ही करते हैं। अगर हम जिसको हाई बीपी हो जाता है, दैट मीन्स उस केस में ये मोर देन 140, 160, अगर 160 के ऊपर जाता है तो बहुत ही सीवियर कंडीशंस हो जाती है और मेडिकल सिचुएशंस बनती है कि आपको तुरंत इमरजेंसी लाइन पे कॉल करना होता है। हाँ, अगर ये कंट्रोलेबल है, सपोज 121 से 130 या 130 से 139 जनरली हो जाता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारा बीपी सूट कर जाता है उस समय। तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी फैमिली में ऐसा किसी को हुआ है, तो उसको पहले तो हमें प्रॉपर शांति से उसको कूल एंड काम लिटा देना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली लेट जाए, उसके बाद थोड़ा सा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये छोटी सी कोशिश हम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपरली है, उसके बाद उसको अगर हमें ऐसे लग रहा है कि उसकी ब्रीदिंग में इशू हो रहा है तो हम थोड़ा सा CPR का भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा इसके हमें एक्सरसाइज, जैसे इससे बचने के लिए हमें एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए, प्रॉपर अपनी मेडिकेशंस लेनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशंस होने चाहिए, प्लस हार्ट के जो टेस्ट होते हैं, इको टेस्ट, और भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हमारी मेडिकल साइंस में, तो वो हमें प्रॉपर अपना ध्यान देना चाहिए। खाना पीना प्लस एक्सरसाइज, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हाई बीपी के केस में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बीपी बहुत ही ज्यादा हाई एकदम से शूट कर गया, सपोज 170 पहुंच गया, तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशंस बन सकती है। तुरंत हमें इमरजेंसी कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस को कांटेक्ट करना चाहिए और पेशेंट को एडमिट करा देना चाहिए। ये तो हाई बीपी में हो गया। अगर हम लो बीपी की बात करें, लो बीपी में होता है अगर हमारा जो सिस्टोलिक होता है वो 90, एंड अगर लोअर वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 60, मींस 90/60 या इस रेंज के में है,
उसको हम कंसिडर करते हैं लो बीपी। लो बीपी में क्या होता है कि फिर हमें इस तरीके की चीज़ों में देखना चाहिए कि उसमें भी जो सिम्टम्स आते हैं, स्वेटिंग्स होती है, हेडेक होता है, टायर्डनेस आती है, इम्पेयर्ड विजन हो जाता है, थोड़ी सी ब्लड स्पीच हो जाती है। तो लो बीपी के केस में हम इस तरीके से, उसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारा लो बीपी हो गया उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी मील्स पे ध्यान देना चाहिए। हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स मील लेना चाहिए, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए, फाइबरी सप्लीमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, प्लस मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लग रहा है, हमें खुद भी अपने घरों में बीपी इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल वाले आजकल मार्केट में आ गए, तो वो रखने चाहिए और टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। प्लस हमें अपने फैमिली मेम्बर्स जिनको भी हुआ है उनको ये बताना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना खुद ही ऑब्जर्वेशन करें अगर उनके कोई सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले एहसास तो जिसको होता है उसको ही पता चलता है। तो वो अपना खुद को ऑब्जर्व करें, देन खुद के अलार्मिंग कंडीशंस को पहचानें, फिर अपना मेडिकेशंस प्रॉपर रखें। फिर भी अगर कुछ इशू आता है तो इमीडिएटली उनको अपना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्लस एवरी 3 मंथ्स उनको अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए। इको टेस्ट होते हैं, ईसीजी टेस्ट होते हैं, तो वो सब हमें प्रॉपर अपना कराते रहना चाहिए। अच्छा मधु जी, ये तो हुई लो बीपी, हाई बीपी और शुगर की बात। आजकल हार्ट अटैक्स के केसेस भी काफ़ी सामने आ रहे हैं, तो अचानक से अगर हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाए उसे? आज वाकई में बहुत समस्याएं हैं, ये कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है हार्ट अटैक की। तो इस तरीके से हम क्या करना चाहिए? वाकई में ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं और इसमें हम पेशेंट्स के पास बहुत ही कम टाइम होता है और पेशेंट फैमिली मेम्बर्स इतना पैनिक हो जाता है, उन्हें उस समय नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तो हम इसमें छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता सकते सो दैट वो थोड़ा अवेयर हो जाएं। इस केसेस में क्या करते हैं, अगर किसी को हम देख रहे हैं कि वो एकदम से फेंट हो गया है, बेहोश हो गया और हमने सडन किसी को देखा, तो सबसे पहले तो हमें उसको लिटा देना चाहिए एंड देन हमें उसका एयरवे चेक करना चाहिए। मींस उसके उसमें नोस्ट्रल्स में चेक करना चाहिए कि एयर इन हो रही है और आउट हो रही है कि नहीं। देन हमें उसका ब्रीदिंग सुनना चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, हम सुन पा रहे हैं कि नहीं। देन उसके बाद आता है CPR। ये आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है और जो मेरे हिसाब से हर किसी को पता होना चाहिए इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। इसमें क्या करते हैं, हम पहले पेशेंट्स को लिटा देते हैं और अगर किसी को ऐसे हार्ट का इशू हुआ है तो उसकी जो हमारी गर्दन होती है उसको एक साइड टिल्ट कर देते हैं, बिकॉज जो हमारे कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक का इशू होता है, इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन्स को, तो सारे वाइटल्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर लिटा के गर्दन को एक साइड टिल्ट करके उनके पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं अगर हम, तो क्या होता है, सडनली जो आपके पैरों में ब्लड है 2.5 लीटर वो सडनली आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। तो आप कुछ हद तक रिवाइव कर सकते हो, उसका ब्रेन रिवाइव हो सकता है, सो दैट बाकी वाइटल ऑर्गन्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन हो सके। अब CPR में हम करते क्या है कि सबसे पहले तो हम मैं जस्ट आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ कि चेस्ट के पास इस तरीके से आप अपने हाथों को करके उसको 30 टाइम्स पुश करते, आप कितना भी एक्सर्टेड हो, कितना भी आपको स्वेटिंग आ रही हो, विदाउट जब तक आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिली, आपको उसको छोड़ना नहीं है। 30 टाइम्स ऐसे उसकी चेस्ट को पुश करना है। देन आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है विदिन 2 to 5 सेकेंड्स। देन आपको अगेन करना है और उसके एयरवे को चेक करना है। मीनवाइल आपके साथ आपका कोई कोलीग्स है या कोई है आसपास, ये पब्लिक प्लेस में हुआ तो आप किसी को हेल्प के लिए भी बुला सकते हो और स्पीकर पे रखिए हमेशा फ़ोन को, सो दैट मेडिकल एम्बुलेंस में जो भी डॉक्टर है या जो भी असिस्टेंट है वो आपको स्पीकर पे बता सके। पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस कंडीशन में जब तक कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो जाती है। तो और आपको ये करते रहना है चेस्ट को पुश, तो आप कहीं ना कहीं उसके वाइटल्स को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है आज की कंडीशंस में हमें। मधु जी, आपने बिल्कुल सही बताया। हालांकि इमराज काफ़ी बढ़ गए हैं लेकिन हमें इशारे भी मिलते हैं और उन्हीं इशारों को हमें समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें बहुत ही अहम जानकारी हमारे नाजरीन को फराहम की है फर्स्ट एड से मुताल्लिक़।
नाज़रीन, पिछले कई हफ्तों से हमने डॉक्टर साहिबा से बहुत सारी मालूमात हासिल की है कि जो हमारे बावर्ची खाने में, किचन में चीज़ें हैं, उनसे कैसे घरेलू नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन आप और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी बातें भला इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होती हैं। एक बार फिर से हमने डॉक्टर मुज़म्मिल रहमान से राब्ता कायम किया। आज वो फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोरीन जी, आपने पिछले एपिसोड्स में हमें काफ़ी हमारे नाज़रीन को जानकारी दी कि घरेलू नुस्खे से हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी तुलसी के बारे में। तुलसी, जैसे कि आप ये भी जानती हैं कि बहुत से घरों में जो है इसके पौधा लगाया जाता है, बिल्कुल, इसे बिल्कुल। शुभ माना जाता है, इसे बिल्कुल। पूजा जाता है। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुलसी का क्या मतलब रोल है एक तरीके से? तुलसी का बहुत बड़ा रोल है। आपने ये खुद कहा कि लोगों की एक वो इमोशनल अटैचमेंट है, एक रिलीजियस अटैचमेंट है तुलसी के साथ। उसकी कुछ वजूहात है कि तुलसी को अगर पूजते हैं, घर में रखते हैं, कि उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वो इसलिए भी उसको माना जाता है कि तुलसी को भी एक एयर प्योरीफायर, एक प्योरीफायर माना जाता है कि उसके रखने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसका वो अपना एक इफ़ेक्ट है। इसका जो एक एरोमा है, इसकी जो प्रेजेंस को बहुत अच्छा माना जाता है कि बीमारियों से दूर रखते हैं। अब बाकी जो इसका मेडिसिनल आप इस्तेमाल कर रही है कि दवा के तौर पे कैसे करेंगे, ये देखते हैं आपके घर में खांसी ज़ुकाम बच्चों को, बड़ों को हो जाता है तो तुलसी के पत्ते काट के हम उसका काढ़ा बना के पिलाते हैं। तो वो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जो सोर थ्रोट है या खांसी है, वो जो बलगम होता है उसको वो थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, सॉफ्टन करता है, वो निकल जाता है। उसको निकालने में मदद तो हो जाती है, प्लस एज एन एंटीसेप्टिक भी ये काम करता है कि अगर गले में खराश है, वहाँ पे कोई लोकल इन्फेक्शन है, उसको ये दूर करता है। ये तो हो गया कि हमने वो उसको पिलाया या उससे गरारे कराए। तुलसी को हम नीम के पत्तों के साथ भी अगर दोनों को मिला के उबाल के रख दे, फिर उसकी वो चाय बना के पी लें, बिल्कुल अगर बिल्कुल वो हो रहा है, बहुत तेज खांसी जुकाम हो रहा है, छींके आ रही है, जकड़ जाता है कई बार सर भी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो शानदार, जिसे हम कहेंगे डिकॉक्शन, जो शानदार या चाय जैसे भी आप नाम कहें उसे, उन दोनों को उबाल के हम रख लें, थोड़ा सा गुनगुना करके थोड़ा थोड़ा पी लें, दिन में 2-3 बार, कई बार पी ले, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी तो चोट कहीं पे लगे, तुलसी का भी और नीम का काफ़ी ज़्यादा वो इकट्ठे इनका इस्तेमाल होता है कि उस चोट पे लगा सकते हैं। या अगर आपको चाय पीनी है तुलसी, और इसकी आप देख रहे हैं तुलसी की भी कितनी ग्रीन टीज आती है आजकल तुलसी के कॉम्बिनेशन के साथ। वेट लॉस के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा माना जाता है। और एज एन एंटीऑक्सीडेंट मैं बार बार इस बात का स्ट्रेस हर प्रोग्राम में देती हूँ कि जो हमारी ये चीज़ें हैं ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, तो इनका आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हम नाजरीन को हर बार बताते हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे और काफ़ी उनको फ़ायदा भी हो रहा होगा इन चीज़ों का। तो तुलसी का वो खास तौर पर इस्तेमाल कर, तुलसी तकरीबन मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर घर में है। तो तुलसी को अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है, तुलसी के 2-4 पत्ते काट लीजिए, उनकी चाय बनाए, नीम के 2-3 पत्ते उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उससे पी लीजिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपको शायद दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आगे। और बालों में में डैंड्रफ है आपके, तो इसको नीम के पत्तों के साथ इसको उबाल के लास्ट में पानी में डाल के इससे बाल धो लीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर चोट है, इसके पानी से वो चोट को साफ़ कीजिए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो नाजरीन, देखा आपने कि हिंदुस्तान के तकरीबन हर आंगन में पाई जाने वाली तुलसी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ़िलहाल वक्त हो चला है अपने नाजरीन से इजाज़त लेने का। डॉक्टर साहिबा, आपसे फिर राब्ता कायम करेंगे अगले एपिसोड में। फिर हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें बहुत कुछ जानकारी और फराहम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहिबा को दीजिए इजाज़त। तो नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपने बहुत सारी बातें जानी। हमें उम्मीद है कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपनी शख्सियत को तो निखार ही सकती हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव ला सकती हैं। लेकिन हमेशा की तरह वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपके साथ कुछ और वक्त बिताया जाए। इसीलिए फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़। Running, jumping, dancing.